हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के समय जब पल्लवी के घर में कोई नहीं होता तो वो घर से भागकर सीधा मंदिर पहुंचती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड अंकित पहले से ही वरमाला लिए खड़ा होता है। पल्लवी के आते ही मंदिर का पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं। जिसके बाद पल्लवी कहती है, क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, हमारी शादी को लेकर सारे के सारे अरमान गुड़ गोबर हो गए, भाग कर शादी करनी पड़ी। अब जब हमारे परिवार वाले ही राजी नहीं तो क्या करते, भाग कर ही सही, हम एक दूसरे के तो हो गए ना। अब भाग कर शादी कर ली है, लेकिन रहेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त से बात की थी तो उसने घर किराए पर लिया है, तो अब हम वही रहेंगे। तो चले धर्मपत्नी जी। जी पतिदेव। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े वहाँ से चले जाते हैं और एक किराए के मकान में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ते का समय बीत जाता है, दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी एक दिन अंकित की माँ का फोन आने पर दोनों को अंकित के घर जाना पड़ता है। घर के बाहर पहुंचकर अब सासू माँ को क्या कहना है हमसे? देखो तुम उनकी बातों में आकर मुझे छोड़ मत देना, वरना मैं तुम्हारा जीना दुर्भर कर दूंगी। यार तुम तो धमकी दे रही हो। अरे छोड़ने के लिए भागकर शादी नहीं की तुमसे। दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि अंकित की माँ सुरेखा उन्हें रोकते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत रखना। सासू माँ, आप न पहले डिसाइड कर लो कि चाहती क्या हो। एक तो खुद यहाँ बुलाया, अब अंदर आने नहीं दे रही। तू चुप कर। और तू नालायक हमेशा वही काम करता है जिसके लिए मैं मना करती हूँ। शादी के लिए नहीं मानी तो भागकर शादी कर ली तूने। माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अंकित देखो, पिघलना मत शुरू हो जाना। सासू माँ तेज चल रही है, मैं जानती हूँ। शांत रहो, माँ ने सुना तो दिक्कत हो जाएगी। माँ हमें जो ठीक लगा हमने किया, आपको जो कहना है कह लीजिए। मुझे यही कहना है कि अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती मैं, इसलिए अब तू बहू को लेकर लौट आ घर। ये लो, फिर से पलट गई। अभी दहलीज तो पार नहीं करने दे रही और कहती है बहू बेटा एक साथ घर लौटाओ। तभी सुरेखा बिना कुछ बोले अपने घर के मंदिर में जाती है और वहाँ से आरती की थाली ले आती है। फिर दोनों की आरती उतारकर उन्हें अंदर आने को कहती है। ये देखकर अंकित और पल्लवी खुशी से फूले नहीं समाते। समय बीतता है। एक दिन जब सास बहू किचन में होती है, तभी सुरेखा की पड़ोसन घर आती है। सुरेखा घर पर है कि नहीं? हाँ हाँ आ रही हूँ। सुन बहू, किचन से बाहर मत आइयो, पड़ोसियों को नहीं पता कि अंकित ने शादी कर ली है, समझ रही है ना? ठीक है सासू माँ। तभी सुरेखा वहाँ से चली जाती है और करीब 2 घंटे बाद जब तक पड़ोसन वापस नहीं जाती, पल्लवी किचन में ही रहती है। रात को जब तीनों खाना खाने बैठते हैं, तभी सुरेखा कहती है, परसों से रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे। आज से 15 दिन बाद का मुहूर्त है तुम्हारी शादी का। शादी? पर वो तो हो गई ना माँ। भाग कर की हुई शादी कोई शादी नहीं होती। अरे पड़ोसियों को किस मुँह से बताऊंगी कि मेरे बेटे ने भाग कर शादी की है? इसलिए सारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी के सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ तुम्हारी शादी होगी। और वैसे भी बहू तो तू अपनी मर्जी की ले आया, पर शादी को लेकर मेरे भी कुछ अरमान हैं, उन्हें तो मुझे टपकने से पहले पूरा करने दे। लेकिन माँ फालतू में खर्चा हो जाएगा। हाँ तो पैसे बचाकर कब्र में ले जाएगा। सासू माँ सही कह रही है, और फिर दूसरी बार ही सही, शादी तो मैं आपसे ही कर रही हूँ ना। समय बीतता है। सारे रिश्तेदारों के आने पर एक बढ़िया से मैरिज हॉल में पूरे रीति रिवाजों के साथ पल्लवी की अंकित से दूसरी बार शादी हो जाती है और गाजे बाजे के साथ सुरेखा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन पल्लवी टीवी देख रही होती है, तभी अंकित कहता है, पल्लवी यार कुछ नाश्ता पानी करा दो। अरे तुम खुद ले लो ना, आई एम बिजी। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही हो जो बिजी हो? पहाड़ नहीं तोड़ रही, लेकिन बिजी हूँ क्योंकि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग वीडियो देख रही हूँ। यार अभी 2 बार शादी हो गई तो अपनी शादी की वीडियो देख लो ना, क्या ये दूसरे की डेस्टिनेशन वेडिंग देख रही हो? वो अंकित जी, मैंने कहा नहीं, लेकिन ना मेरा हमेशा से डेस्टिनेशन वेडिंग करने का सपना था और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा हर सपना पूरा करोगे। तो अब तुम्हें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है? हाँ, वो भी गोवा में। चिंता मत करो, ज्यादा खर्चा नहीं होगा और
और वैसे भी हम हनीमून के लिए गोवा ही तो जाने वाले हैं, तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को वहाँ बुला लूंगी। तुम भी अपने कुछ दोस्तों को वहाँ इनवाइट कर लेना। एक छोटी सी वेडिंग सेरेमनी कर लेंगे। छोटी सी? तुम भी ना। चलो अभी ज्यादा बहस करके तो फायदा है नहीं, क्योंकि तुम मानोगी तो है नहीं। तो गेट रेडी फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग। अंकित के इतना कहते ही पल्लवी उसके गालों पर किस कर देती है। कुछ दिनों बाद दोनों गोवा जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो अपने दोस्तों की मौजूदगी में चर्च में शादी करते हैं और अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों घर लौट आते हैं तो देखते हैं कि पल्लवी के मायके वाले उसके ससुराल आए हैं। अपने माँ बाप को देखकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ अंजना उसे गले लगाकर कहती है, कितने समय बाद देख रही हूँ इसे। माँ पापा, मुझे लग रहा है आप लोग मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं करोगे। बच्चों के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है बेटी। हाँ, हमने आने में थोड़ी देर कर दी। कोई बात नहीं भाई साहब, देर से ही सही, आप बहू से बहू आपसे मिल तो पाई। बेटा अंकित, हमें तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, बस हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करके विदा करना चाहते हैं। यानी एक और बार शादी? मेरी किस्मत में मेरी ही शादी कितनी बार लिखी है भगवान। शादी को लेकर मेरे जितने अरमान थे सब तो पूरे हो गए। ये सुनकर जहाँ पल्लवी खुश थी तो वहीं अंकित हैरान हो जाता है, लेकिन पल्लवी के परिवार वालों को ना कहने की उसमें हिम्मत तक नहीं थी। तो बस फिर क्या था, इस बार ढोल नगाड़ों के साथ पल्लवी के घर वाले उसकी शादी करवाते हैं, जिसमें फेरे लेते हुए अंकित पल्लवी से कहता है, चौथी बार शादी हो रही है हमारी, और अब तो मैं खुद की शादी से बोर हो गया हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मतलब मेरे जैसी किस्मत किसकी होगी, हर महीने बाद शादी हो जाती है मेरी। बस बस अब जल्दी जल्दी फेरे ले लो, क्या मटक मटक कर चल रही हो। शादी पूरी होते ही पल्लवी को उसके घर वाले विदा कर देते हैं। समय बीतता है। इसी बीच पल्लवी प्रेग्नेंट होती है और एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। ऐसे ही हंसते खेलते 14 साल बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक रिसेप्शन से घर आता है तो पल्लवी की बेटी आशी कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी आपकी शादी देखनी है। मेरे दोस्त है ना किट्टू, उसकी मम्मी पापा की दोबारा शादी हुई है। बच्चा, क्योंकि उनके मम्मी पापा अलग हो गए थे, इसीलिए साथ में रहने के लिए उन्होंने फिर से शादी की। पर आपकी मम्मा तो आपके पापा के साथ ही है ना। हाँ तो क्या, लेकिन मैंने तो आपकी शादी नहीं देखी ना। मेरे लिए आप दोबारा शादी नहीं कर सकते? अरे बहू कर लेना, वैसे भी 4 बार तो हो चुकी है, एक बार और हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बच्ची की खुशी के लिए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को वरमाला पहना देना। अरे सासू माँ, मेरी लाइफ डेली सोप के धारावाहिक की तरह शादी पे शादी हुए जा रही है। अब तो मैं शादी के नाम से भी पक गई हूँ। ओहो शांत हो जाओ, आशी को बुरा लगेगा। पल्लवी आशी का मासूम सा चेहरा देखकर अपना सर पकड़ लेती है और अगले दिन उसकी खुशी के लिए पल्लवी 5वीं बार अंकित को वरमाला पहनाती है और दोनों की शादी देखकर आशी खुश होकर ताली बजाती है। तभी सुरेखा कहती है, सच में मुझे भी 5 शादियों वाली अनोखी बहू मिली है। सासू माँ आप भी ना। नंदनी बेड पर बैठकर अपने सारे नेल पेंट्स को एक बॉक्स में रख रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननंद मोहिनी आकर उससे कहती है, भाभी आपके पास तो नेल पेंट के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। हाँ दीदी, मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है। भाभी ये वाला बहुत अच्छा है, क्या मैं ले लूं? दीदी इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का तो है, आपका जो मन करे वो ले लो। क्योंकि हम नंद भाभी नहीं बल्कि बहनें हैं। हाँ दीदी। ऐसे ही एक दिन नंदनी मार्केट सब्जी लेने के लिए जाती है और उसे घर आने में देर हो जाती है। ऐसे में मोहिनी बहुत परेशान होती है, साथ ही अपनी माँ कोमल से कहती है, माँ भाभी कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? अरे आ रही होगी और उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे चिंता करनी है ना तो मेरी कर, तेरी माँ भी जिंदा है। माँ आप हमेशा ही भाभी के लिए इतने कड़वे शब्द क्यों निकालती हैं? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी, कोई पताल में नहीं गई वो। तभी वहाँ पर नंदनी हाथों में सब्जी का थैला लिए पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों है, कुछ हुआ? नहीं भाभी, आपको इतना देर हो गया इसलिए मुझे चिंता होने लगी आपकी, और आप तो फोन लेकर भी नहीं गई थी।
कि मैं आपको फोन करूं। अगर इतनी चिंता अपनी माँ की कर लेती तो मेरे तो वारे न्यारे ही हो जाते। माँ कभी तो चुप हो जाया करो। भाभी आपको इतनी देर कैसे हो गई? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वो बस मार्केट में ज्यादा रश था, इस वजह से ना मैं जल्दी आ पाई और ना ही आपका फोन उठा पाई। सॉरी दीदी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी को अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए साड़ी पहनने का मन करता है और इस सिलसिले में वो अपनी भाभी के पास आकर उनसे बोलती है, ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे ना आपकी वो वाली साड़ी चाहिए जो आपने अपने जन्मदिन पे पहनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको जो पसंद है वो ले लो। नंदनी अपनी अलमारी से साड़ियाँ निकालकर बेड पर रख देती है और उससे कहती है, ये वाली पहनो दीदी, ये वाली आप पर खूब फबेगी और देखना आज तो मैं ही आपको तैयार करूँगी। जो भी लड़का आपको देखेगा ना तो बस देखता ही रह जाएगा। ओफो भाभी आप भी ना। अरे और नहीं तो क्या, मेरी मोहिनी दीदी है ही इतनी खूबसूरत। नंदनी मोहिनी का मेकअप करती है। मोहिनी अच्छे से तैयार होकर शादी में चली जाती है। शादी में एक विनय नाम का लड़का बार बार मोहिनी को ही देखता रहता है। मोहिनी उसे काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है, ओ मिस्टर, क्या देखे जा रहे हो बार बार घूर घूर के? और आप भी तो मुझे देख रही हैं मैडम। पागल हो क्या? मैं क्यों देखूं तुम्हें? लेकिन मैं तो आपको इसलिए देख रहा था क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, मगर मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। गजब की लड़की हो, नैन नक सब एकदम मोहने वाले हैं तुम्हारे। वो तो होंगे ही ना, मेरा नाम ही मोहिनी है, दिलों को मोह लेने वाली मोहिनी। कुछ देर तक वो लोग यूं ही बातें करते रहते हैं, साथ ही एक दूसरे का इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। मोहिनी और विनय आए दिन एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी भाभी के कमरे में आकर उनसे कहती है, भाभी आपको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? भाभी मुझे ना एक लड़के से बहुत प्यार हो गया है। सच? ये कब हुआ, कैसे हुआ? मोहिनी अपनी भाभी को सब बताती है और विनय की फोटो भी दिखाती है। ऐसे में नंदनी बोलती है, दीदी अभी आप उसे जानती ही कितना है जो आपको उससे इतना प्यार हो गया। अरे जमाना बहुत खराब है, पहले अच्छे से परख लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। अरे नहीं भाभी, मैंने ना उसे परख लिया है अच्छे से, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। तब भी दीदी मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो कहती हूँ एक बार और सोच लीजिए। भाभी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा दीदी, मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मुझे उसकी इंस्टा आईडी दे दीजिए। मोहिनी अपनी भाभी से विनय की इंस्टा आईडी शेयर करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नंदनी विनय से इंस्टाग्राम पर दिन रात चैटिंग किया करती और वो लोग एक दूसरे से अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन विनय नंदनी को कॉल करता है। तब नंदनी मोहिनी के साथ ही होती है और नंदनी मोहिनी के सामने ही विनय का कॉल उठाती है। हाय नंदू। हेलो, क्या कर रहे हो विनय? I mean, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? यार प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम। अगले दिन नंदिनी विनय से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है। तभी विनय उससे कहता है, यार नंदू तुम बहुत प्यारी लग रही हो, दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे आँखों में ही खो जाऊं। एक बात पूछे तुमसे? हाँ हाँ बोलो। मेरे आने से पहले क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी या फिर मैं पहली हूँ? नहीं यार, मेरी जिंदगी में वो तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं स्पेशल फील करता हूँ। और इंस्टा आईडी पर भी मैंने पहली बार तुम्हें ही मैसेज किया है, और वैसे भी मैं सोशल साइट्स पर इतना एक्टिव नहीं रहता। अच्छा, तो क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद नंदिनी वापस अपने घर आ जाती है। इस सब के बाद वो अपनी ननंद को विनय के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनकर मोहिनी गुस्से से तिलमिला जाती है और तुरंत विनय को कॉल करती है। साथ ही उससे बोलती है, हेलो विनय, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, हम कल मिलते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। अगले दिन मोहिनी विनय की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और फिर मोहिनी विनय से कहती है, सुनो, मुझे अपना फोन दिखाना जरा। क्यों,
क्या हुआ? एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे घर पे फोन करके बताना है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। विनय उसे अपना फोन दे देता है। अब मोहिनी फोन करने के बहाने उसका पूरा फोन चेक करती है, जिसके बाद उसे उसके फोन में नंदिनी और विनय की कुछ पर्सनल चैट मिलती है, जिन्हें देखकर वो विनय पर भड़क जाती है और गुस्से से बोलती है, ये सब क्या है और ये नंदिनी कौन है? यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये लड़की मुझे इंस्टाग्राम पर मिली थी और ये तभी से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक नंबर की साइको है ये, बार बार सुसाइड कर लूंगी ऐसी धमकी देकर मुझे कभी कहीं तो कभी कहीं बुलाती रहती है। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है और नंदिनी को देखकर विनय के तोते उड़ जाते हैं। नंदिनी गुस्से में उसको 2-4 थप्पड़ लगाती है और फिर बोलती है, मैं साइको हूँ? अरे तुम्हारे जैसे लड़के सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर। मोहिनी, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की मेरी भाभी है और हम दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं कि मुझे तुमसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये कैसी है और कैसी नहीं। और अब तुम खुद फंस चुके हो अपने ही जाल में। अरे अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे तुम जैसे लड़कों के बारे में पहले ही बता दिया था। आज मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई, वो भी भाभी की वजह से। इस तरह ननंद भाभी की सूझबूझ और ननंद भाभी की एकता से मोहिनी की जिंदगी बर्बाद होने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाती है और एक बार फिर से मोहिनी और नंदिनी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। यूं तो चारों तरफ इस महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है, पर इस नापाक घड़ी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यार की खुशबू से इस जहां को महकाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से है तन्वी और राजीव। तन्वी दिल्ली शहर की रहने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। उसका बस एक ही सपना था, इंटीरियर डिजाइनर बनना। तो दूसरी तरफ राजीव, जो कि अपने में ही खोया रहता। राजीव मुंबई में पैदा हुआ था और तन्वी ने जिस कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड किया था, राजीव उसी कंपनी का मैनेजर था। जब वो उसका रिज्यूम देखता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। अगले दिन तन्वी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है। तन्वी ऑफिस देखकर सोचती है, वाह यार, ऑफिस तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बस मुझे यहाँ के सीनियर्स और कलीग्स भी अच्छे मिल जाएं। तन्वी के ऑफिस पहुँचते ही उसका पैर स्लिप हो जाता है। इतने में ही पीछे से एक लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि राजीव ही होता है। वो उसे सीधा खड़ा करके उससे कहता है, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बाय द वे, अगर आप नहीं होते तो शायद जरूर कुछ हो जाता। अरे ऐसे कैसे? वैसे आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं है क्या आप यहाँ इस ऑफिस में? जी एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है इसी कंपनी में, और अगर मेरी जॉब फाइनल हो गई तो आप रोज मुझे इसी ऑफिस में देखेंगे। अच्छा, वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। वैसे आप काफी मोटिवेशनल हैं। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तन्वी वहाँ से निकलकर अपनी कस्टमाइज्ड लोकेशन पर पहुँच जाती है और सोचने लगती है, यार तन्वी, पता नहीं आज क्या होगा, तेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। वैसे भी थोड़ी देर पहले उस इंसान ने भी तो यही कहा था ना कि इंटरव्यू मैं क्रैक कर ही लूंगी, तो फिर डर किस बात का। तन्वी अंदर जाती है। रूम में अपोजिट साइड चेयर करके एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो उसे इशारे से बैठने के लिए कहता है। तन्वी चेयर पर बैठ जाती है। वो टेबल पर रखी नेम प्लेट को देखती है। उस पर राजीव खन्ना का नाम लिखा होता है। फिर वो उस आदमी से हिचकिचाते हुए पूछती है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आप ऐसे ही मेरा इंटरव्यू लेंगे क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे ऐसे बैठने से? नहीं सर, वो बात नहीं है, लेकिन बस मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे इग्नोर करते हैं। आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है मिस तन्वी? आप? जी हाँ, क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आपको देखकर लगा नहीं था कि आप यहाँ के मैनेजर होंगे। तो क्या लगा था आपको, बताइए? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, आप डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था।
देखिए, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? सिलेक्ट तो अब तभी हो गई थी जब आप फिसल कर मेरी बाहों में आ गिरी थी। आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। राजीव को तन्वी पहली ही नजर में भा जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनके बीच की नजदीकियां और भी गहरी होती जाती हैं। तो वही कोरोना के चलते सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिसके चलते तन्वी कुछ समय के लिए अपने घर दिल्ली चली जाती है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तन्वी मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। तो वहीं वो ऑफिस जाकर राजीव के बारे में पता करती है। तो ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसे बताता है, मैम आप गलत जगह आई हैं उन्हें ढूंढने के लिए। आपका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि राजीव सर ने ऑफिस छोड़ दिया है। उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा? मैम वो तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, जाने से पहले उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अच्छा, और कुछ जानते हो तुम? या उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो कि वो कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, या फिर मेरे लिए ही कोई मैसेज दिया हो? सॉरी मैम, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके लिए उन्होंने ये जरूर कहा था कि आपके सिवा उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई और ना ही कोई आएगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। राजीव, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? तन्वी उसे रोती रोती हर जगह तलाशती, पर राजीव उसे कहीं नहीं मिलता। वो तो उसको ये भी नहीं बता पाती कि वो उससे कितना प्यार करती है। तन्वी को कई दिन हो जाते हैं राजीव को ढूंढते ढूंढते। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, पर दिल में कहीं न कहीं ये यकीन जरूर था कि वो राजीव से जरूर मिलेगी। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम राजीव से मिलना चाहती हो तो कल सुबह मलाड पहुंच जाना। तन्वी बिना कुछ सोचे समझे उस मैसेज के अकॉर्डिंग अगली सुबह उसी जगह पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उस जगह पर उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन लोगों को देखकर तन्वी की आंखें भर आती हैं। वो उन लोगों को देख ही रही होती है कि उसकी नजर राजीव पर पड़ती है। वो उसके पास दौड़कर जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकती क्योंकि उन लोगों को क्वारंटाइन रखा गया था। उन दोनों के बीच एक ग्लास की दीवार थी जो कि मीलों दूरी जैसी लग रही थी। तभी तन्वी राजीव से पूछती है, ये सब कैसे हो गया राजीव? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता मैं तन्वी, मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इतना पराया समझ लिया तुमने मुझे। एक बार अपनी इस तबीयत के बारे में मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है तन्वी, तुम नहीं जानती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। हर पल तुमसे दूर जाने का डर लगा रहता है। मैंने तो यहाँ तक मान लिया था कि शायद अब मैं तुम्हें कभी देख भी ना पाऊँ। ऐसे मत बोलो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। ये मुमकिन नहीं है तन्वी। देखो, तुम कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप शांति से खड़े रहो। तन्वी उससे बात कर ही रही होती है कि इतने में राजीव बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तन्वी बहुत घबरा जाती है। वो डॉक्टर को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो डॉक्टर को लेकर उसके पास पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजीव की सांसें थम जाती हैं। वो डॉक्टर को उसे देखने के लिए कहती है, डॉक्टर देखिए ना इन्हें, पता नहीं क्या हो गया। जी अभी देखता हूँ। डॉक्टर उसकी नब्ज को चेक करते हैं, पर वो चल नहीं रही होती। उसकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक चुकी होती हैं। तभी डॉक्टर तन्वी को बताते हैं, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब ये नहीं रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर आप दोबारा देखिए, प्लीज एक बार दोबारा चेक कीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर आपको भी समझना होगा ये अब जा चुके हैं, इनका इलाज अब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तन्वी वहाँ उसकी लाश को बाहर से ही देखकर रोती रहती है। थोड़ी देर बाद 2 कंपाउंडर आते हैं और राजीव की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। तन्वी उसकी बॉडी तक को अपने साथ नहीं ले जा पाती इस बीमारी के कारण।
डॉक्टर बॉडी को घर वालों को भी नहीं देते। इस कारण तन्वी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ लोग उसके पास आकर उसे सांत्वना देते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तन्वी वहाँ से रोती हुई अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।